हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी एएई, एसिटोएसिटिक एस्टर के दो रूप होते हैं। एक होता है कीटो रूप और एक होता है इनॉल। ये दोनों में रहता है, दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होता है। प्रश्न ये आया, हाउ यू विल सेपरेट, आप इनको अलग अलग कैसे करते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि बुक में से ढूंढ करके आंसर निकालो। बताओ किस किसने पढ़ा, हाथ खड़े करो। हाँ, पता पड़ गया ना। देखो, दो मेथड है। एक का नाम है प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आपको पता है डिस्टिलेशन का मतलब दो लिक्विड हैं, कुछ है, इनको बॉईल करते हैं। कब? जब इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब करते हैं? जब बॉइलिंग पॉइंट में कम डिफरेंस होता है, तब अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे। तो इसमें क्या एक रूल क्या आ रहा है, आप अगर एसिटो एसिटिक एस्टर को दोनों फॉर्म में लिखते हो, अब ये क्या रूप बनेगा? ये तो कौन सा रूप हुआ? कीटो। और एक इसका क्या बन जाएगा? इनॉल। ठीक है, कीटो और इनॉल दोनों रूप बन गए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन क्या आ रहा है उसको ध्यान से देखना। जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है? ज्यादा है। और जो इनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है? कम है। प्रश्न समझ में आया? प्रश्न ये है कि मैं प्रभाजी आसवन से इनको सेपरेट कैसे करता हूं। तो प्रभाजी आसवन का प्रिंसिपल क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। दो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में अगर अंतर होगा तो ही आप उनको सेपरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे कीटो फॉर्म आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है? इनॉल फॉर्म आ रहा है। तो कीटो और इनॉल दोनों में इनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा एक नंबर का। आगे बात समझ में? तो अब मेरा ही प्रश्न है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है। तो आपको पता है अपन एल्कोहल में इसमें सब में पढ़ते थे, बॉइलिंग पॉइंट का रिलेशन किससे होता था? हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये इनॉल ग्रुप इस ऑक्सीजन के साथ। बताओ कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है? इंटर या इंट्रा? अंतः या अंतराणविक? जब एक ही अणु में बनता है तो क्या बोलते हैं? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर अंतराणविक हाइड्रोजन बंध बन रहा है जो दुर्बल होता है। जबकि इसमें क्या बन जाएगा? इसमें बनेगा इंटर, तो ये वीक होता है। कुल मिला के इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से इनॉल फॉर्म जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इसलिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से इनको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तैयार हो गया आपका कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों है। लेकिन इसके साथ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप बताओ, आप जो भी प्रैक्टिकल करते हो तो किसमें करते हो? बीकर में, टेस्ट ट्यूब में। बीकर टेस्ट ट्यूब किसका बना हुआ होता है? कांच का। कांच के अंदर, यानी यहाँ पे भी मैं जब आसवन करूंगा तो एपरेटस किसका लेऊंगा? ग्लास का। नहीं, यही दूसरा क्वेश्चन तैयार हो गया कि जब भी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो ग्लास एपरेटस नहीं होना चाहिए। ये दूसरा क्वेश्चन है। क्यों? आपने पढ़ा, जिन्होंने हाथ खड़ा किया बताओ देखे क्यों। बिल्कुल सही है। क्यों? कि जो फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो उसमें अगर कांच है, क्यों कि जो कांच होता है, ग्लास होता है, किससे बनता है बताओ? कांच किससे बनता है? थर्ड ईयर में आ गए मूर्खों, जवाब दो। कांच क्या होता है? तुम्हारा छोटा भाई बहन पूछ लेगा तुमको कांच क्या होता है, क्या जवाब दोगे? व्हाट इज ग्लास? सोडियम सिलिकेट। कांच किससे बनता है? सोडा ऐश, सोडियम कार्बोनेट और सिलिकेट मिलाकर के, फिर वो अलग मैटर है। तो मेरा प्रश्न ये था कि कांच क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि कांच क्षारीय प्रकृति का होता है। ग्लास इज बेसिक इन नेचर, इट विल डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। कांच क्षारीय प्रकृति का होता है जो कीटो इनॉल साम्य को प्रभावित करता है। तो इसलिए अगर आप क्षारीय प्रकृति लो, क्योंकि इनॉल का एसिडिक नेचर हो गया ना, तो सारा का सारा कीटो इनॉल में चेंज हो जाएगा। क्योंकि इनॉल इनॉल जस्ट लाइक फिनॉल। फिनॉल क्या होते हैं? एसिडिक। इनॉल क्या होंगे? एसिडिक। और आपने कांच मिला दिया, कांच क्या हुआ? बेसिक। तो बेसिक और एसिड मिलके क्या बनाते हैं? तो क्रिया हुई कि नहीं हुई? तो जैसे जैसे ये क्रिया करेगा कीटो इनॉल में बदलता रहेगा, तो सारा का सारा कीटो इनॉल में चला जाएगा। प्रश्न समझ में आया? दोनों प्रश्न समझ में आ गए। पहला प्रश्न है प्रभाजी आसवन बॉइलिंग पॉइंट पे बेस्ड है। बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू इसकी कम होती है। क्यों? क्योंकि इसमें
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। दूसरा प्रश्न अच्छा तैयार हो गया, कांच का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसके लिए हम क्या लेते हैं, फिर कांच नहीं लेंगे तो क्या लेंगे बताओ, क्वार्ट्स। तो ये क्वार्ट्स का एपरेटस बना के, क्वार्ट्स सिलिका जो होती है उसका एपरेटस बना के फिर हम इसमें डिस्टिलेशन करेंगे। ठीक है, तो एक तो ये मेथड था। एक और मेथड है और वो है नॉर, खुद जिसने ये बताया था, नॉर मेथड भी बोलते हैं। तो उसने क्या किया, जो AAE था, AAE का CCl4 में कार्बन टेट्राक्लोराइड, पेट्रोलियम ईथर के अंदर इसको, आप देखोगे बुक में CCl4 या पेट्रोलियम ईथर में उसको डिजोल्व कर दिया, डिजोल्व करके उसको कूल कर दिया, ठंडा करने पे उसके क्रिस्टल्स बन गए। तो वो जो क्रिस्टल बने वो कीटो के टेस्ट देते थे, यानी कि कीटो रूप सेपरेट होके आ जाता है। लेकिन अगर मैं AAE के सोडियम सॉल्ट को पेट्रोलियम ईथर या CCl4 से ठंडा करता हूँ, फिर क्रिस्टल बनाता हूँ, तो वो इनॉल फॉर्म के क्रिस्टल होते हैं। यानी कि ये सेपरेट करने का एक मेथड था जो नॉर ने दिया था। और वो क्या मेथड आया, फ्रॉम क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन भी आपको दो तरह से करना पड़ेगा। पहला मेथड क्या था कि आपको डायरेक्ट AAE, सो एसिटो एसिटिक एस्टर लेना है, उसको पेट्रोलियम ईथर मिला के ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद से जो क्रिस्टल आएंगे वो कीटो फॉर्म के आएंगे। किसके आएंगे, कीटो फॉर्म। और जब आप सोडियम लवण बना करके AE का, डायरेक्ट AE नहीं लेना, उसका सोडियम सॉल्ट बना करके फिर आप उसको पेट्रोलियम ईथर से ठंडा करके क्रिस्टल बनाओगे, तो जो आएगा वो कौन आएगा, वो इनॉल फॉर्म आएगा। आगे समझ में? तो इस तरह से मैंने आपको सेपरेट करने के दो मेथड बता दिए। लास्ट में जाते थे मैंने आपको बताया था कितना कीटो है कितना इनॉल है, उसको बोलते हैं कोल्ट मेयर अनुमापन। तो कोल्ट मेयर अनुमापन आपने अगर पढ़ा हो तो उसका एक बहुत बेसिक पार्ट जो है क्या है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, कोल्ट मेयर अनुमापन। ठीक है, तो इसका एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है, उसको आप रिएक्शन के थ्रू समझना, क्योंकि अब वीडियो लेक्चर का टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा टाइम में फिर अपलोडिंग में बहुत दिक्कत आती है, आपको क्या पता क्या क्या दिक्कत आती है। तो मेथड क्या है, फिर आप बुक में से चेक करना। हमने AAE का इनॉल रूप ले लिया, लेना नहीं है वो तो AE में प्रेजेंट होता है, तो AE ले लिया। कैलकुलेटेड अमाउंट कितना लिया, 2 ग्राम 3 जो आपको पता होना चाहिए। कैलकुलेटेड अमाउंट इसका AAE का ले लेंगे, उसकी रिएक्शन कराएंगे हम ब्रोमीन से, समझ गए ना। तो प्रताप ब्रोमीन कहाँ रिएक्शन करेगी, डबल बॉन्ड पे। तो ब्रोमीन की रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे, डबल बॉन्ड के ऊपर रिएक्शन हो जाएगी, तुरंत डबल बॉन्ड के ऊपर ब्रोमीन ने अटैक कर दिया, रिएक्शन हो गई, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको रिएक्शन को समझना है बस। उसके बाद तुरंत क्या करेंगे, ये HBr निकल जाएगा। ठीक है, और वापस आपको क्या मिलेगा, कीटोफॉर्म मिलेगा। आप HBr चाहो तो ये वाला भी निकाल सकते हो, डिपेंड करता है। देखो ये यहाँ से मूव होके ये निकल जाएगा, ये HBr ऐसे निकल जाएगा और वापस आपको ये मिलेगा CHBr CO O2। इसको बोलते हैं, देखो कीटो ग्रुप है, कीटो। एस्टर जो ग्रुप है, एस्टर के रेस्पेक्ट में अल्फा पे, इसको बोलते हैं अल्फा ब्रोमो एस्टर। अब मेथड सुनना ध्यान से। AAE की निश्चित मात्रा में ब्रोमीन मिलाई जाती है। ठीक है, ब्रोमीन मिला करके तुरंत हाथों हाथ, ध्यान करना ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बीटा नेफ्थॉल भी डालते हैं। तो बीटा नेफ्थॉल क्यों मिलाते हैं, ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो उसका रीजन सिंपल सा है, आपने जैसे ही ब्रोमीन डाली, ब्रोमीन अटैक कहाँ कर रही है, डबल बॉन्ड पे। डबल बॉन्ड किसमें है, इनॉल में। तो जो भी कीटो फॉर्म बैठा है वो, क्योंकि आप इनॉल रूप क्रिया कर रहा है, इनॉल रूप क्रिया कर रहा है, तो इसलिए जितना भी आपके कीटो फॉर्म है वो सारा का सारा इनॉल में कन्वर्ट होने लग जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए जो भी ब्रोमीन है, जितनी भी ब्रोमीन मैंने मिलाई वो डबल बॉन्ड पे रिएक्शन कर गई, जितनी करनी थी कर गई। अब ज्यादा ब्रोमीन अगर बची हुई है, एक्सिस ब्रोमीन को रिमूव करने के लिए बीटा नेफ्थॉल डाल देते हैं।
तो बीटा नेफ्थोल का काम क्या है, व्हाट इज द वर्क ऑफ बीटा नेफ्थोल? बीटा नेफ्थोल ब्रोमीन के एक्सिस को, ब्रोमीन के आधिक्य को नष्ट कर देता है, ताकि जो इनॉल फॉर्म है जितना रिएक्शन करना था कर गया, अब एक्स्ट्रा इनॉल ना बने। क्लियर हो गई बात? तो बीटा नेफ्थोल को हम क्यों मिलाते हैं ये मैंने आपको समझाया। बाकी रिएक्शन समझ में आई? ब्रोमीन डाला, ब्रोमीन ने डबल बॉन्ड पे अटैक किया और आपको क्या मिल गया? अल्फा ब्रोमो एस्टर मिल गया। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं KI के साथ। ये एक इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये टाइट्रेशन है, एक बीकर के अंदर हो रही है सारी रिएक्शन। तो बीकर में आपने सबसे पहले क्या लिया? AAE, उसके अंदर क्या डाला? ब्रोमीन। ब्रोमीन डालते ही हाथों हाथ क्या डाला? बीटा नेफ्थोल। बीटा नेफ्थोल मिलाते क्या बन गया? अल्फा ब्रोमो एस्टर। अब उसके अंदर क्या मिलाया? KI। KI की जब रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या करेगा? आयोडीन लिबरेट करेगा, इसमें से आयोडीन निकलेगी। उस आयोडीन को मैं हाइपो के सॉल्यूशन के द्वारा, सोडियम थायोसल्फेट, हाइपो का जो सॉल्यूशन होता है ब्यूरेट में भर के उसकी टाइट्रेशन करेंगे, स्टार्च इंडिकेटर लेकर के। हर चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि जब टाइट्रेशन करते हैं तो आपको सूचक भी पता होना चाहिए, इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या होता है? स्टार्च। और ब्यूरेट में क्या लेना है? हाइपो। ठीक है, तो बीकर में क्या पड़ा है आपका? ये KI मिलाया हुआ सॉल्यूशन। तो जब भी आप इसमें KI डालते हो, KI डालने से आयोडीन लिबरेट होगी। आयोडीन कितनी निकली इसका मापन हाइपो से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब मैंने टाइट्रेशन करी तो मुझे जितनी आयोडीन निकली उतनी यहाँ पे ब्रोमीन अटैच है, क्योंकि ब्रोमीन को हटा के आयोडीन निकलती है, KI से रिएक्शन कर जाएगा वो। तो जितनी ब्रोमीन लगी इसका मतलब उतना ही इनॉल था। इस तरह से ध्यान रखो, ये टाइट्रेशन आप बुक में से भी पढ़ना, तो आपके 92.6% कीटो फॉर्म होता है। ये ध्यान रखेंगे, अब अच्छे से क्वेश्चन को देखेंगे कि इस टाइट्रेशन कैसे करी कुटमेयर ने, ये मैंने आपको मेथड बता दिया, बुक में से पढ़ना है। और ध्यान रखना कीटो रूप कितना आया, तो 100 में से लेस कर दो, इनॉल फॉर्म आ जाएगा 7.4। तो 7.4% कौन होता है? इनॉल होता है। दिस इज द कुटमेयर titration and it is very important for examination. Okay, read from book, do practice, do the reaction. Thank you.